कहानी की शुरुआत में इस कहानी की हीरोइन यार्ली अपने पालतू पिग्स की लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है। वो अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ गांव में रहा करती थी। काफी खुश थी। लेकिन तभी वहां पर उसके अंकल आंटी के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। यार्ली के मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। वही लोगों ने इन्हें पाला पोसा था। अब यहाँ पर वो लोग यार्ली को यहाँ से लेके जाने के लिए आए हुए थे, जिस बात पर कि ग्रैंड पेरेंट्स उसे वहाँ से जाने नहीं देते हैं। यार्ली कहती है, डोंट वरी ग्रैंड पेरेंट्स, आप लोग आराम से रहिए, मैं देख के आती हूँ उन्हें क्या प्रॉब्लम है। फिर वो शहर जाती है, जहाँ पर कि उसके अंकल, उसके आंटी, उसकी बहन जीजी को पैम्पर कर रहे थे। उसकी शादी किसी से होने वाली थी और वो क्रिपल था, दैट्स वे वो उससे शादी करना नहीं चाहता था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानली आती है। वो लोग उसे कहते हैं कि माना कि तुम हमारी बहन की बेटी हो, लेकिन हमने तुम्हें अच्छे से पाला है, तो ऐसा है ना, अब हम तुम्हारे शादी वादी के भी बारे में सोच रहे हैं। वो हंसते हुए कहती है, अच्छा, आप लोग हमारी शादी के बारे में सोच रहे हो? सीरियसली? चलिए ठीक है, बताइए शादी किससे करनी है और कब करनी है। तो वो लोग उसे कहने लगते हैं कि एक्चुअल में एक अमीर खानदान का लड़का है, उससे शादी करनी है। वो हंसते हुए कहती है, अगर वो इतना ही परफेक्ट है तो आपने उसकी शादी जीजी से क्यों नहीं कराई? क्या वो गे है? क्या वो क्रिपल्ड है? या फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता? वो लोग उसे कहते हैं, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा है ना कि अगर तुम उस इंसान से शादी करोगी तो बदले में तुम्हें जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। बस हम ये चाहते हैं कि जीजी की उससे शादी ना हो। तो वो उसकी बात मान जाती है। बदले में कहती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना होगा, उन्हें एक अच्छी सी हॉस्पिटैलिटी देनी होगी, साथ ही में मेरे अकाउंट में मुझे 20 मिलियन चाहिए। और अगर तुम लोग ये बात नहीं मानते हो तो फिर तुम लोग अपना देख लो, उसकी शादी किससे करानी है। तो उसके पेरेंट कुछ सोचने के बाद ये बात मान जाते हैं। इट्स ऑब्वियस कि वो लोग उसकी शादी किसी हालत में जीजी से तो कराने नहीं वाले थे। दैट्स वाई वो लोग यानली की सारी शर्तों को मान जाते हैं। शर्त के हिसाब से अगले दिन यानली दुल्हन के ड्रेस में रेडी होकर के अपने अंकल के साथ स्टेज पर पहुंच जाती है। वो लोगों ने यानली को जीजी की आइडेंटिटी दी थी और वहां पर वो लोग उसकी शादी उससे करा देते हैं। यहाँ पर अब तक यान, जो इस कहानी का हीरो जिससे उससे शादी होने वाली थी, आया नहीं था। व्हील चेयर पर वो आता है तो ही कुछ गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। अचानक से यान जो व्हील चेयर से नीचे गिर जाता है। तभी यान ली हॉल में अंदर से बाहर आती है। उसे नहीं पता था कि यह उसका होने वाला हस्बैंड है। उसे लगता है कि यह इंसान मुसीबत में है, तो वो यानजो का मदद करती है। काफी पावरफुल थी। यानजो को व्हील चेयर पे बिठाती है और उसे वहां से फरार करते हुए लेकर के जाती है। यानजो को तो पता था कि यानली उसकी होने वाली ब्राइड है और वह यानली के बिहेवियर से काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। उसने नहीं सोचा था उसकी होने वाली ब्राइड इतनी पावरफुल और स्ट्रांग निकलने वाली है। यानली उसे वहां से गार्ड से बचा के लेके जाती है। सीन कट होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि यानजू ने पता किया यानली के बारे में, तो उसे पता चलता है कि वो गांव में पली बड़ी है। हालांकि वो शादी नहीं करना चाहता था, ग्रैंड मदर के जिद पे शादी कर रहा था, लेकिन यानली जब उसे इतनी इंटरेस्टिंग दिखती है तो फिर वो खुद को सोचता है कि एक चांस देना चाहिए। वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, शादी करने में कुछ खास लॉस नहीं होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ यानली अपने ससुराल आती है। ग्रैंड मदर यानली से कुछ खास अच्छे तरीके से बिहेवियर नहीं करती है। सबको पता था कि यानजू व्हील चेयर पर रहता है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब रहती है। उसके अंकल हुआ यहाँ पे रहते थे, कंपनी वगैरह वही उसे संभाला करते थे। यानली भी वीक और इनोसेंट होने की ही एक्टिंग करती है ग्रैंड मदर के सामने। ग्रैंड मदर यानली को अंदर कमरे में जाने के लिए बोलती है। यानली ये सोच कर के कमरे में गई थी वो वीक होने की एक्टिंग करेगी तो ये लोग बेबी करने के लिए उसे फोर्स नहीं करेंगे। इधर अंकल अपनी मॉम को कहते हैं कि यानली भले ही पतली दुबली सी है, लेकिन वो काफी ओबीडियंट है और हमारी बात जरूर मानेगी। यानली कमरे में अंदर जाती है, जहाँ पर कि वो वीक होने की एक्टिंग कर रही थी अपने हस्बैंड यानजू को देख करके।
लेकिन जब वो यांजू को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में वो जिस इंसान से मिलने जा रही है, जो कि उसका हस्बैंड है, वो कोई और नहीं, कल वाला लड़का यांजू होने वाला है। यांजू से कहता है, कल तो बड़ा पावरफुल थी, मुझे एक हाथ से उठा करके व्हील चेयर पर बिठा दिया था, आज इतनी वीक कैसे हो गई? अब यानली बहाना बनाने लगती है, मेरी तबीयत ही ऐसी है, कभी मैं कमज़ोर हो जाया करती हूँ, तो कभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाया करती हूँ। अब यानजो तो समझ रहा था कि यानली एक्टिंग कर रही है। वो उसका पोल खोलने के लिए अपने पालतू डॉग को बुला लेता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जो उसका पालतू डॉग है, एक्चुअल में उसे भी वो अचानक से ही आसानी से कंट्रोल कर सकती है। गाँव में उसने बहुत सारे ऐसे जानवरों को कंट्रोल करना सीखा था। जैसे ही वो डॉग उनके कंट्रोल में आता है ना, तो वो भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है? उनका डॉग कैसे इतनी जल्दी उसके कंट्रोल में आ सकता है? फिर यहाँ पर वो उसे कहती है खाना खिला कर के, मेरे हाथों का खाना तो खा कर के देखो, ये कितना टेस्टी है। एक्चुअल में जब वो खाता है तो उसे वो बहुत ही पसंद आता है। वो अगली सुबह यानली को डॉग के साथ खेलते हुए देखता है। लेकिन जैसे ही यानली यांजू को देखती है ना, तो वो उसे बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है, ताकि वो बेबी कंसीव करने के बारे में ना बोले। वो सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानता था। ब्रेकफास्ट जो वो लोग कर रहे थे, तो सुबह यानली ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और वो यांजू का ही ब्रेकफास्ट करने लगती है। वो उसे भी खाना शेयर कर रही थी। यांजू को इन चीज़ों की आदत नहीं थी, लेकिन यानली के साथ उसे काफ़ी एनर्जेटिक महसूस होता है। दूसरी तरफ उसका अंकल हुओ उन पर नज़र रखा हुआ था। वो कोई अच्छा इंसान नहीं था। रात का खाना यानली यांजू के लिए लेकर के जाती है, तो अंकल उसे कहता है, तुम्हारे पेरेंट ने हमारे साथ डील किया है, मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। यानली को याद आता है उसके अंकल ने कहा था कि यांजू ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है, तुम्हें वहाँ पर उस घर में हुओ की बात माननी होगी, तभी हमें प्रॉफिट होगा। अब यानली ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुओ यांजू को हर्ट करना चाहता है। वो यांजू की बुराई करते हुए कहता है, तुम्हें उसे ढंग से खाना नहीं खाने देना है, वैसे भी वो बहुत सारी चीज़ें खाता नहीं है। इधर हमें पता चलता है यांजू कोई बीमार नहीं है, वो फिट एंड फाइन है। उसे यानली की असलियत भी पता चल चुकी थी। मतलब कि वो यहाँ पर गाँव से आई हुई लड़की है और वो असली ज़िज़ी नहीं है। वो यानली पर नज़र रख रहा था कि क्या वो लॉयल है, उस पर नज़र रखा जा सकता है, या फिर वो हुओ की बात मान जाएगी। हुओ से वो बहाने में पूछ लेता है कि यानजू क्या-क्या कुछ खाता है और क्या-क्या कुछ नहीं। वो बेवकूफ़ इंसान यहाँ पर उनकी बातों को आकर के यानली को सब कुछ बता देता है। यानली ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसके अंकल के साथ काम कर रही है। लेकिन जब वो यांजू से शादी की थी, तो यांजू का केयर करने का उसने ज़िम्मा ले लिया था। जो कुछ उसकी बॉडी के लिए हेल्दी था, यांजू को खाना पसंद नहीं था, क्योंकि उसे कभी टेस्टी तरीके से बना करके कभी किसी ने उसे सर्व ही नहीं किया। यानली का ये काम था यांजू का ख्याल करने का। रात में जब सब लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो वो यांजू के लिए एक स्पेशल डिश बना के लेकर के आती है। उसके अंकल को तो लगता है कि यांजू के खिलाफ उसने काम किया होगा, लेकिन यांजू जैसे ही ये बॉक्स हटाता है, उस खाने से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। यांजू कन्फ्यूजन में था कि ये इतना टेस्टी फूड क्या हो सकता है। यानली उसे समझाती है कि वो जब पिग खाना नहीं खाते थे ना, तो वो टेस्टी फूड बना कर के उन्हें दिया करती थी। यांजू को लगता है कि वो पिग से उन्हें कंपेयर करी है, लेकिन जब वो फर्स्ट बाइट यानली का फूड का लेता है, तो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है। ग्रैंडमदर और उसके अंकल के लिए भी वो डिशेस लेकर के आती है और उन्हें ऑफर करती है खाने के लिए। उन दोनों को भी एक्चुअल में वो डिश बहुत ही पसंद आता है। पहली बार घर में किसी ने इतना मन से खाना खाया था। हालाँकि यान्जू इतने मन से कभी खाता नहीं था, लेकिन वो ऐसे खा रहा था मानो कितने लॉन्ग टाइम से उसने खाना नहीं खाया। खाना खाने के बाद उसका अंकल यानले से मिलता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो? यानले कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल वही तो कर रही हूँ। मैंने कब आपको प्रॉमिस किया कि मैं यान्जू का ख्याल नहीं रखूंगी? वैसे भी वो काफ़ी प्रिटी है। देखो, आपको जो करना है करो। मैं अब यान्जू की वाइफ हूँ,
मुझे ख्याल करना उसका काम है, तो मैं वो ज़रूर ही करूँगी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ज़िज़ी के घर वालों को, जो कि हुआ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया था। तो उन लोगों ने यानली को घर पर पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था। ज़िज़ी कहती है जैसे ही यानली आएगी ना, हम उसे सबक ज़रूर सिखाएँगे। यानली उनके बुलाने पर आती है, लेकिन उनके साथ ही यानजू भी आ जाता है। ज़िज़ी यानजू को देख के कहती है मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना हैंडसम है। अब यानजू ज़िज़ी के बारे में पूछता है ये कौन है? वो जानबूझ कर के पूछा था। याले उसे झूठ बोल देती है कि ज़िज़ी इस घर की मेड है। उसके पेरेंट्स चाह कर के भी यहाँ पर कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब यानजू को यहीं रुकने के लिए यानली बोलती है और कहती है मैं थोड़ा अपने मॉम डैड से बात करके आती हूँ। ये कहते हुए वो उन्हें किचन में लेकर के जाती है। यानजू चुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। उसके पेरेंट यानली को डांटने लगते हैं कि वो ये क्या ड्रामा कर रही है। उसने जीजी को मेड कैसे बना दिया। यानली अब किसी की बात सुनने नहीं वाली थी। अपने अंकल आंटी अपनी बहन जीजी को वो सबक सिखाती है और कहती है कि खबरदार जो तुम लोगों ने यानजू को हर्ट करने का कोशिश किया तो वो बहुत ही हैंडसम है और अब वो मेरा लीगल हस्बैंड है। और हाँ अगर मेरे दादा दादी को परेशान करने का कोशिश किया तो मैं ये पोल खोल दूंगी कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी यानजू से कराई है। मैं कोई जीजी नहीं हूँ। उसके पेरेंट कॉन्ट्रैक्ट के लालच में चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं और उनकी पिटाई करने के थोड़ी देर बाद वो लोग सब साथ में खाना वाना खाते हैं और यानली अंजू के साथ घर निकल जाती है। रास्ते में वो फ्लैशबैक में याद कर रही थी उसके मॉम डैड के गुजरने के बाद उसके फैमिली वालों ने यानली को मनहूस समझ करके उसे घर भेज दिया था। यहाँ पर यानजू यानली का फिक्र कर रहा था। इसके बाद वो यानली को उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लेकर के जाता है। यानली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल करके बहुत ही खुश थी। उसे खुश देख करके यानजू खुश था। फाइनली यानली उसके लाइफ में एक सनराइज की तरह लग रही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसे खुश देख करके वो स्माइल किया करता था। वो यानली के इस आइडेंटिटी को फिलहाल हाइड रखने का डिसाइड करता है। जब वो लोग लौट रहे थे ग्रैंड मदर ने यानली को एक अचार बना करके दिया था। यानजू को इस टाइप के खाने की आदत नहीं थी, लेकिन जब यानली उसे टेस्ट कराती है तो वो उसे बहुत ही टेस्टी लगता है और वो जल्दी घर जा कर के और ज़्यादा इसे खाना चाह रहा था। अगले सीन में ये लोग सब बैठ करके खा रहे थे। यानजू को इतना मन से खाते हुए देख करके उसकी ग्रैंड मदर बहुत ही खुश थी। हुआ यहाँ पर आता है डे बाय डे यानजू के ठीक होते हेल्थ को देख करके उसे काफ़ी जेलस हो रहा था। कहाँ वो यान्जू को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहा था और यान्ली के आने के बाद तो वो डे बाय डे और भी ज़्यादा हेल्दी होते जा रहा है। यान्जू अब यान्ली की थोड़ी फिक्र करने लगा था। जब वो अपने कमरे में जा रहा था तब वो यान्ली और उसके अंकल को बात करते हुए सुनता है। वो उसे डांट रहे थे कि तुम मेरे खिलाफ जा रही हो, तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट को बहुत ही परेशान करूँगा। इस बात पर वो उसे कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अब मेरे फैमिली के साथ जो करना है तुम कर लो। यान्जू को लगता है कि कहीं उसका अंकल यान्ली को परेशान ना करे, वो उसे बचाने जाता है, लेकिन कमरे में देखता है कि उल्टे यान्ली ही उसके अंकल की पिटाई लगा रही है, वो भी बहुत ही गंदी वाली। और जब वो ऐसा करती है तो ग्रैंडमदर को पता चल जाता है। अब ग्रैंडमदर यहाँ पर उसे पनिशमेंट देती हैं। वो ये बात मान नहीं रही थी, कह रही थी कि नहीं नहीं आप लोग बस यूं ही कह रही हो, भला मैं पतली दुबली लड़की हो जैसे आदमी को कैसे ही पीट सकती हूँ। ग्रैंडमदर कह रही है अब जो भी है प्रूफ तो सामने है, दोनों बात को हम नकार नहीं सकते हैं। तो वो यानली को यहाँ पर पनिशमेंट दे देती है। पनिशमेंट के तौर पर उसे कुछ घंटों तक बाहर खड़े रहना था, लेकिन यानली ये सनबाथ बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी और उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। ग्रैंडमदर कुछ घंटे होने के बाद यानली को कमरे में अंदर बुला लेती है। अंदर बुलाने के बाद यानली को का टी सर्व करना, बड़े लोगों की तरह कपड़े पहनना और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही थी। यानली को तो ये सब कुछ काफ़ी बोरिंग सा लग रहा था। यानजू यहाँ पर आता है। यानली टी सर्व करने के लिए जाती है, सैंडल में फंस करके वो नीचे गिरने लगती है। व्हील चेयर से उठ करके यानजू उसे संभालने के लिए जाता है।
यानली नीचे नहीं गिरती है, लेकिन यानजू को अपने पैरों पर खड़ा देख करके ग्रैंडमदर को भरोसा ही नहीं होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जो है सडन हुआ है और वो अब ठीक हो चुका है। वो सारा क्रेडिट यानली को देते हुए कहता है कि जब से हमारे घर आई है मेरा हेल्थ बहुत ही ठीक हो गया है। ग्रैंडमदर खुश होकर के यानली को अपने घर का वो खानदानी कड़ा दे देती है। अभी यानली का पनिशमेंट खत्म नहीं हुआ था। वो यानली को और भी कुछ तौर तरीके सिखाना चाह रही थी। यानली कहती है ग्रैंडमदर अब बारी मेरी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। पहले तो वो ग्रैंडमदर को इस अनकंफर्टेबल ड्रेस से काफ़ी नॉर्मल सा ड्रेस पहनाती है। उन्हें बाहर लॉन में लेकर के जाती है। सिंपल सा मॉर्टिन जलाती है जिससे मच्छर न काटे। अपने हाथों का बना हुआ चाय ला करके उन्हें देती है। जैसे ही ग्रैंडमदर पीती है उन्हें काफ़ी अच्छा नींद आ जाता है। यानजू कहता है तुमने ग्रैंडमदर को नींद की दवा दी है? यानली कहती है नहीं पागल, ये हमारे पहाड़ों में काफ़ी फेमस है। ग्रैंडमदर बूढ़ी हो चुकी है, मुझे पता था उनके मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए क्या सही है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने उन्हें ये चाय दी है। यानजू यानली के टैलेंट से बहुत ही खुश हो जाता है। अगली रात ग्रैंडमदर यानली और यानजू को अपने हाथों का बना हुआ सूप पीने के लिए देती है। वो दोनों ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो सूप पी लेते हैं। उस सूप में लव पोशन मिला हुआ था। जैसे ही उन्हें ये बातें पता चलती है पीने के बाद उन दोनों को कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब यानली भी काफ़ी नर्वस थी और यानजू भी। वो नहाने के लिए चले जाता है खुद को काम डाउन करने के लिए, ये सोचते हुए कि नहीं अभी वो यानली के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी इस दवा के नशे में तो बिल्कुल नहीं। जब वो अपने कमरे में आता है तब यानली मस्त मस्त लड़कों के वीडियो देख रही थी ऐसा लगता है यानजू को। लेकिन जैसे वो चेक करता है तो उसे पता चलता है यानली पिक्स के वीडियो देख रही है। वो दोनों सिर्फ हक करके सो रहे थे। रात में यानजू सपना देख रहा होता है। उसके मॉम डैड के मरने के बाद उसे डाउट था उसके अंकल ने ये सब कुछ किया है। वो ये ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पाया था और नींद में चलते हुए छत से नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी यानली उसे बचा लेती है, जैसे तैसे करके उसे ऊपर खींचती है। जब वो थोड़ा काम डाउन होता है तो वो पूछती है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तब यानजू उसे बताना स्टार्ट करता है, मुझे डाउट है कि मेरे मॉम डैड को मेरे अंकल ने ही कंपनी के प्रॉफिट के लिए मारा है और तब से मैं बीमार होने की एक्टिंग करता था ताकि ग्रैंडमदर मुझ पर ध्यान दे सके और अंकल को लगे कि मैं कंपनी का दावेदार नहीं हूँ। इसी वजह से वो मुझे परेशान ना करे। यानली उसे अपने हाथों का खाना खिला करके काम डाउन करती है जिससे कि वो अच्छा महसूस कर सके। यानजू को यानली के साथ सच में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। यानली बस अपनी सच्चाई बताना चाहती थी लेकिन अफसोस कि वो उसे नहीं बता सकती थी। अगली सुबह वो दोनों सच में एक हैप्पी कपल की तरह रह रहे थे। ग्रैंडमदर उन दोनों को खुश देख करके बहुत ही खुश थी। पूछती हैं तो कल की रात तुम्हारी कैसे बीती? वो दोनों कहते हैं हाँ हाँ बहुत ही अच्छी गई, बहुत ही अच्छी गई। ये हीरोइन जिस ड्रामे में होती है ना वो काफ़ी फनी और रोमांटिक दोनों ही होता है। आज रात वापस से ग्रैंडमदर यानजू और यानलू को वही सूप देती है लेकिन यानली पूरा सूप पी जाती है, ये सोचते हुए कि अगर यानजू ने वापस से वो सूप पिया तो फिर वो रात में ऐसे ही चलेगा और उसकी बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो काफ़ी ड्रंक हो चुकी थी। जब यानजू उसे संभालते हुए कमरे में लेके जा रहा था तब यानली उसे अपनी सच्चाई बता देती है कि वो जीजी नहीं है, उसका नाम यानली है। वो इस फैमिली की डॉटर नहीं है, वो उसके अंकल की बहन की बेटी है। फिर वह यहाँ पर यानजू को इधर उधर टच करने का कोशिश कर रही थी। यानजू उसे संभालते हुए कमरे में लेकर के जाता है। वो बहुत ही ड्रंक थी, वो उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था। नशे की हालत में यानली यानजू को किस करने का कोशिश करती है लेकिन फिर वो सोने लगती है। जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है वो यानजू को हक करके सो रही है। वो काफ़ी ऑकवर्ड थी और कल जो उसने कांड किया उसे याद आ रहा था, इस वजह से वह उठ करके जल्दी जल्दी कमरे से निकल जाती है। यानजू जगता है यानली को ऐसे कमरे से भागते हुए देख करके वो समझ जाता है कि वह शर्माते हुए ही गई है, वो उसे छेड़ता नहीं है। इसके बाद वो लोग खाने के टेबल पे मिलते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। ग्रैंडमदर यानजू को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहती है।
अंकल कहते हैं यांजू की तबीयत ठीक नहीं रहती है, क्या ही ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है। लेकिन ग्रैंडमदर ने कहा था कि नहीं, अब उसे कंपनी जाने की ज़रूरत है। इधर उसके अंकल अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, सियांली को रास्ते से हटाना पड़ेगा। जो कुछ हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। यान्लू यांजू को इग्नोर कर रही थी जो कुछ उसने कल रात किया। यांजू यान्ली को कहता है मुझे इग्नोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रात में वो दोनों बात कर रहे थे तब यान्ली यांजू को कन्फेस कर देती है कि वो उसे पसंद कर रही है। लड़की होकर के उसे यांजू को कन्फेस करना यांजू को और ज़्यादा इम्प्रेस कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने अंकल को देखता है और सोचता है अगर उसने अभी उसे हाँ कहा तो यान्ली की जान को खतरा हो सकता है। इसी वजह से वो उसकी फीलिंग को रिजेक्ट करते हुए कमरे में चले जाता है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और कहते हैं जी तुम्हें इस टाइप के टॉयज काफ़ी पसंद है न लो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने के लिए, इन्हें रख लो। इस टॉय में उसने अपने सेक्रेटरी को हाइड करके रखा हुआ था और ताकि वो यान्ली और यांजू पर नज़र रख सके। यान्ली इस बात को समझ नहीं पाती है। तभी वहाँ पर यांजू का सेक्रेटरी आता है। वो तो यहाँ पर कैमरा डिटेक्ट कर रहा था। कैमरा डिटेक्ट हो नहीं पाता है क्योंकि इसमें कोई कैमरा था ही नहीं। इसमें तो उसका सेक्रेटरी पर्सनली अंदर एंटर किया हुआ था। हालांकि वो समझ जाता है कि हुआ ने अपने सेक्रेटरी को इस कमरे में रखा हुआ है। यान्ली समझ नहीं पाती है, उस टेडी को अपने कमरे में लेके चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपने पर्सनल स्पेस में सैडली बैठा हुआ था। उसका सेक्रेटरी जाकर के बताता है कि हुआ ने क्या किया है। वो यान्ली को सेव करने के लिए निकलता है। उसे लगा था कि कहीं वो यान्ली के कुछ प्राइवेट वीडियोज ना बना ले, लेकिन इधर यान्ली उस टॉय को उठा उठा के पटक रही थी यांजू का रिजेक्शन देखने के लिए। वो जाके यान्ली को काम डाउन करने का कोशिश करता है। जब वो चुप ही नहीं हो रही थी तो वो उसे किस कर लेता है। कहता है कि हाँ बाबा, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरी बात सुना तो करो। इधर इसका सेक्रेटरी उनकी बातों को रिकॉर्ड करने का कोशिश कर रहा था यान्ली की सच्चाई सामने लाने के लिए। यांजू यान्ली को जब कन्फेस करता है इस सारे में बताता है कि सॉफ्टवेयर में उसका सेक्रेटरी, तब तक यान्ली समझ गई थी। तभी वहाँ पर वो आता है और वो कहने लगता है कि तुम लोगों की एक्टिंग अब बस बहुत हुई, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल चुकी है। यान्ली को हुओ की इस हरकत पर बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आता है। वो यहाँ पर उसके अंकल की अच्छी खासी पिटाई लगा रही थी। बोल ये रही थी कि अंकल, आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी लड़की हूँ, आप मुझे कैसे ही पीट सकते हैं। मार खा रहा था अंकल, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग में तो यही बातें रिकॉर्ड हो रही थी कि उसका अंकल यान्ली को पीट रहा है। उसे पता था कि वो ग्रैंड मदर को जा करके वापस से कंप्लेन करेगा ही करेगा, इसी वजह से वो ऐसा कर रही थी। उसके सेक्रेटरी को भी अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है। वो स्टडी में से निकल करके अपने बॉस को बचाने का कोशिश करता है। यान्ली उसे भी पीट देती है। थोड़ी देर बाद वो लोग ग्रैंड मदर को कंप्लेन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वॉइस रिकॉर्डिंग में तो यही बातें आई थी कि वो यानी वो यान्ली को पीट रहा है। प्रॉब्लम वो भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वीडियो उसके अंकल ने अपने सेक्रेटरी को स्टडी में छुपाया था। ग्रैंड मदर बहुत ही गुस्सा जाती है यांजू को कंपनी में एक अच्छा खासा पोजीशन दे करके उसे कंपनी जाने के लिए बोलती है। यांजू कहता है डोंट वरी अंकल, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए वो अगले दिन कंपनी के लिए निकलता है। कंपनी में वापस से एंट्री पाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो यान्ली को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता है। उसे गले लगाते हुए कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इधर उसका अंकल हो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं अब हमें धीरे चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यान्ली को रास्ते से हटाना होगा। अगर यहाँ पर वो दोनों साथ रहे तो मुझे आज नहीं तो कल वो कंपनी से निकाल देंगे। वहीं दूसरी तरफ यान्ली को उसकी आंटी घर बुलाती है। वो यहाँ पर यान्ली को फंसाने का कोशिश कर रही थी। हुगो के कहने पर उसे पानी वानी ऑफर कर रही थी, लेकिन यान्ली भी कम समझदार थोड़ी थी। उन लोगों ने यहाँ पर हुगो की तरफ से भेजे हुए आदमी को घर का नौकर बना करके बुलाया हुआ था। यान्ली को फंसाने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन यान्ली उल्टे
उनकी पिटाई लगाने लगती है, क्योंकि उसे शुरुआत से ही ये चीज़ें फिसी लग रही थी। उसके अंकल आंटी का इतना प्यार से उसे घर बुलाना और ये नए नौकर का होना, उन लोगों ने यान्ली की इज्जत को नीलाम करने का प्लान किया था। लेकिन यहाँ पर उल्टे उन्हें यान्ली की तरफ से इतनी अच्छी खासी पिटाई लगती है कि वो लोग तो लास्ट में हार ही मान जाते हैं। इनकी पिटाई लगाने के बाद यान्ली कुछ सोचते हुए घर जाती है। इन चीज़ों से सैड होकर के यान्ली अपने ससुराल पहुँचती है। यानजू उसकी फ़िक्र करते हुए यहाँ पर आता है। यान्ली ने सोचा था कि वो उसे अपनी सच्चाई बता देगी। वो इस तरीके से उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। वो उसे अपनी कहानी बताती है, उसके मॉम-डैड उससे कितना प्यार करते थे। लेकिन उनके गुज़रने के बाद उनके अंकल-आंटी ने उससे कितना बुरा बिहेव किया। यानजू यान्ली को शांत करने के लिए अपने पर्सनल एरिया में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि वो घंटों बैठ के बिताया करता था। यान्ली उसे नूडल्स खिलाती है, जो कि यान्जू को बहुत ही पसंद आता है। लेकिन जैसे ही वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताने वाली थी, यान्जू उसे किस कर लेता है। वो चाहता था जो जैसा चल रहा है, चलते रहे जब तक वो इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर लेता। यान्ली को वो उसकी सच्चाई बताने नहीं देना चाहता था। दोनों यहाँ से अब एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जो यान्जू था, वो हुगो की सच्चाई ग्रैंडमदर के सामने लाता है कि किस तरीके से उसी ने इस आदमी को भेजा था यान्ली को परेशान करने के लिए। लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं था और यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं तो इस इंसान को जानता ही नहीं हूँ। अपने सेक्रेटरी के कहने पे उसका सेक्रेटरी जो था उसके कहने पर उसकी गलती मान लेता है और बोलने लगता है कि हाँ, हाँ, ये तो मैंने ही किया है। लेकिन यहाँ पर उसके कंपनी के किए गए सारे फ्रॉड यान्जू सामने ला देता है। इतने सालों से वो कंपनी में क्या फ्रॉड कर रहा है। अब जब ग्रैंडमदर को सारी बातें पता चलने लगती हैं तो वो गुस्से में उसके अंकल को कंपनी के उसके पोजीशन से निकालने का बात करती है। तो उसका अंकल तबीयत खराब होने का एक्टिंग करने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद यान्लो और यान्ली आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अंकल को कैसे सबक सिखाना है। यान्ली कहती है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वो लोग अंकल के कमरे में जाते हैं, टेस्टी फूड बना के लेकर के गई थी जिससे कि उसका अंकल भी रजिस्ट नहीं कर पाता है। हालांकि उसके ग्रैंडमदर ने उसे फॉरेन जरूर शिफ्ट करा दिया था। यहाँ का कंपनी का सारा सीईओ का पोजीशन यान्जू ही अब संभालने वाला था। अगले दिन यान्जू कंपनी का सीईओ का पोजीशन जैसे ही संभालने वाला था, अंकल यहाँ पर यान्ली के पेरेंट्स को लेकर के आ जाता है, ये कहते हुए कि ये लड़की जीजी ही नहीं है, वो झूठ बोल रही है। अब कुछ सोचने के बाद यान्जू यहाँ पर कहता है, हाँ, हाँ, मुझे भी पता चला कि वो एक इम्पोस्टर है, वो झूठ बोल रही है, तो मुझे भी इस वाइफ की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे छोड़ करके जीजी को अपनी वाइफ बनाने के लिए तैयार हूँ। उसकी फैमिली तो इस बात पर बहुत ही खुश हो जाती है कि चलो अब उनकी बेटी असली घर की बहू बनेगी तो वो भी काफ़ी अमीर हो जाएँगी। जीजी सैड होकर के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इतने दिन साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, बस यूँ चुटकी बजाते ही यान्जू ने उसे छोड़ दिया। यान्जू यान्ली को फॉलो करते हुए जाता है, तभी उसका अंकल उसे किडनैप कर लेता है और कहता है, बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामेबाजी। तुम्हारे मॉम-डैड के साथ-साथ मुझे तुम्हें भी रास्ते से हटा देना चाहिए था। तब यहाँ पर मुझे कंपनी मिल जाती, लेकिन हमें पता चलता है ये सब कुछ यान्जू और यान्ली का प्लान था। वो लोगों ने पहले ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। यान्ली ने यान्जू को सच्चाई बता दी थी अपनी आइडेंटिटी के बारे में और वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी आइडेंटिटी से नहीं, तुम कौन हो इस बात से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दोनों तब भी रियल रिलेशनशिप में थे। ग्रैंडमदर को भी सब कुछ सच बताने के बाद हुओ की सच्चाई सामने लाने का वो लोग प्लान करते हैं। जैसे ही उसके यान्जू को किडनैप किया जाता है, वो अंकल सब कुछ सच बक देता है। किस तरीके से उसने यहाँ पर उसके मॉम-डैड को मारा था। ये बात सुनते ही ग्रैंडमदर का दिल टूट जाता है। उसके एक बेटे ने दूसरे बेटे के परिवार को बर्बाद कर दिया। कहानी के एंड में उसके अंकल को जेल भेज दिया जाता है। यान्जू और यान्ली दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन
आपको मिलते रहें। चलिए, जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।